Hello students, good morning. So we was discussing about the chemical bond, different kinds of chemical bond, which involves the covalent bond, ionic bond, hydrogen bond, van der Waals forces. So उनमें से हम डिस्कस कर रहे थे आयनिक बॉन्ड एंड वी वाज डिस्कसिंग दैट फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक बॉन्ड। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो आयनिक बॉन्ड बनने में इफ़ेक्ट करेंगे, मतलब उनसे आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, लूज होगा या ज़्यादा इजीली बन पाएगा। तो वी वाज डिस्कसिंग दीज फैक्टर्स। उनमें से दो फैक्टर हम डिस्कस कर चुके थे, वन वाज द आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड सेकंड वाज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एंड नाउ द थर्ड फैक्टर इज लेटिस एनर्जी, and this factor is new for you. You don't know the word of lattice energy, I think so. Okay, the definition is it is the amount of energy released when 1 mole of crystal lattice is formed. जब आपका कोई एक पूरा आयनिक कंपाउंड बनता है तो आयनिक कंपाउंड जब बनेगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, दैट एनर्जी इज नोन एज द लेटिस एनर्जी। तो जैसे समझने के लिए देखते हैं, हमारे पास एक आयन बना NaCl बना है तो Na पॉजिटिव होगा, ओके, Cl नेगेटिव होगा। ये किसी तरीके से बने, Na पॉजिटिव आयनाइजेशन एंथैल्पी दी तो बना, Cl भी बना अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज करके। अब ये दोनों आयन्स आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज दे आर हैविंग अपोजिट चार्जेस एंड दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, उसी को क्या बोलोगे, आयनिक बॉन्ड। तो जब भी कोई नया बॉन्ड बनता है, नए अट्रैक्शंस होते हैं, तो हमेशा क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो वही चीज़ यहाँ रिलीज होगी जब भी कोई आयनिक कंपाउंड बनेगा। ओके, जब भी कोई आयनिक कंपाउंड बनेगा तो उसके बाद बनने से, बॉन्ड बनने से जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को लेटिस एनर्जी कहते हैं। ठीक है, कि कोई भी क्रिस्टल लेटिस, अब इसको यही बोल दिया क्रिस्टल लेटिस, क्रिस्टल हो गया ना, पूरा NaCl एक पूरा क्रिस्टल बन गया। तो पूरे एक NaCl या कोई भी आयनिक कंपाउंड हो, NaCl की तो कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी आयनिक कंपाउंड बने, जैसे AB नेगेटिव हो जाए, कोई भी जनरल फॉर्म में लिखें तो A+B नेगेटिव, इनके बीच में अट्रैक्शन होगी जब बॉन्ड बनेगा। तो इन बॉन्ड बनने से जो एनर्जी रिलीज होती है तो उसको बोलते हैं लेटिस एनर्जी। जब भी कोई नया बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ओके, तो हायर द लेटिस एनर्जी ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी। तो जितना ज़्यादा आसानी से बॉन्ड बनना चाहेगा, मतलब अगर कोई बॉन्ड A+ और B नेगेटिव के फेवरेबल चांसेस ज़्यादा है बनने के, तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। तो इससे कहने का मतलब हुआ कि अगर लेटिस एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ हो रही है, ठीक है, लेटिस एनर्जी अगर ज़्यादा रिलीज़ हो रही है तो इसका मतलब वो बॉन्ड जो है ज़्यादा फेवरेबल है बनने के, तो स्ट्रेंथ जो है उस बॉन्ड की ज़्यादा होगी। तो हायर द लेटिस एनर्जी ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड। ओके, सो द नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज़ हैं आयनिक कंपाउंड्स की, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड, दे आर क्रिस्टलाइन, दे आर ब्रिटल इन नेचर। हार्ड होते हैं, ठीक है, क्रिस्टलाइन मतलब एक परफेक्ट शेप के अंदर होते हैं, हर मॉलिक्यूल का एक परफेक्ट शेप होगी। एंड ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो देन दे विल ब्रेक। एंड वाई ionic compounds are having these properties, because they are having the strong electrostatic force of attraction। पॉजिटिव नेगेटिव दो टाइप के चार्ज हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन है, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इस वजह से ये हार्ड, क्रिस्टलाइन एंड ब्रिटल है। द सेकेंड प्रॉपर्टी इज द आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। बॉइलिंग, इनकी अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग चार्ज हैं, तो ज़्यादा अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। नेक्स्ट इज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इन मोल्टन स्टेट। आयनिक कंपाउंड जो है इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मोल्टन स्टेट में। सॉलिड स्टेट में कोई आयनिक कंपाउंड लोगे तो दैट विल नॉट कंडक्ट सॉलिड स्टेट में, क्योंकि आयन्स मूव नहीं कर पाते, और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि मूवमेंट हो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो तभी पॉसिबल है जब वो आयनिक कंपाउंड जो है मोल्टन स्टेट में होगा, मेल्ट होगा तभी। तो सॉलिड स्टेट में नो कंडक्टिविटी आयनिक कंपाउंड की, और मोल्टन स्टेट में दे आर गुड कंडक्टर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द हाईली सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। दे आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। पोलर का मतलब जिसमें चार्ज हो अलग अलग, जैसे वाटर का, एक वाटर इज एन पोलर सॉल्वेंट, तो चार्ज अलग अलग हो, मतलब अलग अलग पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स बने हुए हों। जैसे ये है वाटर, क्या होता है H+OH नेगेटिव, तो वाटर पोलर हुआ क्योंकि इसमें क्या है,
पोलैरिटी है, ये अलग अलग चार्ज को सेपरेट कर सकते हैं, चार्ज सेपरेशन है यहाँ पे। ऐसे पोलर सब्सटेंस के अंदर, पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर आपके आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। अब जैसे NaCl पानी में डालते हो तो सोल्यूबल है, तो वो इसलिए सोल्यूबल है क्योंकि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है। तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अपोजिट चार्जेस के अपने इनको क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये सोल्यूबल होते हैं। तो इसी तरीके से हर कोई पोलर सॉल्वेंट के अंदर आयनिक कंपाउंड क्या होगा, सोल्यूबल होगा। ठीक है, जो जिसके चार्ज ब्रेक नहीं होंगे, जो ब्रेक नहीं होता, तो उनमें कैसे सोल्यूबल हो सकता है, उनमें सोल्यूबल नहीं होगा, तो पोलर सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल होंगे। ठीक है, तो जैसे फॉर एन आयनिक कंपाउंड टू बी सोल्यूबल इन वाटर, हाइड्रेशन एंथैल्पी मस्ट बी ग्रेटर देन द लेटिस एनर्जी। तो यहाँ पे फिर से एक नई टर्म आपके लिए, व्हाट इज़ द हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है, यहाँ पे कोई भी आयनिक कंपाउंड सोल्यूबल होगा वाटर के अंदर, ये ठीक है, पोलर सब्सटेंस से सोल्यूबल हो सकता है। उसके साथ साथ एक और रीज़न भी ऐड होगा कि कब सोल्यूबल होगा, दैट आयनिक कंपाउंड विल बी सोल्यूबल इन वाटर ओनली then when the hydration enthalpy is greater than the lattice enthalpy। ठीक है, अब हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, इसे ध्यान से समझो। जब भी कोई आयनिक कंपाउंड पानी के अंदर डिजोल्व करते हो, तो डिजोल्व करने का मतलब भी क्या है, वहाँ पे कुछ नए अट्रैक्शंस बन रहे हैं, तो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, जब भी कोई आयनिक कंपाउंड वाटर में सोल्यूबल होता है तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, और जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को बोलते हो हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, लेटिस एनर्जी क्या था, लेटिस एनर्जी था जब कोई आयनिक कंपाउंड बनता है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड बन रहा है, A+B नेगेटिव जब आपस में अट्रैक्ट करके बॉन्ड बना रहे हैं, आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं, तो उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज़ लेटिस एनर्जी। ये अलग डिफरेंट थिंग थी। हाइड्रेशन एंथैल्पी जब वही आयनिक कंपाउंड आपका पानी में सोल्यूबल हो, डिजोल्व हो, तो उस टाइम पे जो एनर्जी निकले उसे बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी अगर ज़्यादा होगी तो ही आपका कंपाउंड जो है वाटर के अंदर सोल्यूबल होगा। ऐसा क्यों, लेटिस एंथैल्पी का मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, बॉन्ड बन रहा है, अब उस बॉन्ड को ब्रेक भी तो करना है, तभी तो सोल्यूबल होगा उसके अंदर। तो लेटिस एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी आपकी रिलीज़ होनी चाहिए जब वो पानी के अंदर सोल्यूबल हो, मतलब उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ अगर होगी तो इसका मतलब और ज़्यादा स्टेबल बन रहा है। अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हुई तो वो सोल्यूबल नहीं होगा। ठीक है, लेटिस एनर्जी से ज़्यादा होगी, लेटिस एनर्जी से ज़्यादा होगी तभी तो बॉन्ड ब्रेक हो गए, सोल्यूबल होगा, अदरवाइज बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा तो सोल्यूबल कैसे होगा। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी शुड बी ग्रेटर, मस्ट बी ग्रेटर देन द लेटिस एनर्जी फॉर एन आयनिक कंपाउंड टू बी सोल्यूबल इन वाटर। ओके, सो यहाँ पे आपका आयनिक बॉन्ड कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखते हैं कोवलेंट बॉन्ड। सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड वाज द कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड आप लोगों को पता है शेयरिंग से बनता है। आयनिक बॉन्ड जैसे ट्रांसफ़र से बन रहा था, यहाँ शेयरिंग से बनेगा। तो एग्जांपल है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन यहाँ पे। तो कोवलेंट बॉन्ड के बारे में कुछ और पढ़ते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड कब बनते हैं, जब ओवरलैपिंग होती है। अब आपने थर्ड चैप्टर पढ़ा है, तो थर्ड चैप्टर में आपने पढ़ा था कि जैसे यहाँ पे ऑर्बिटल्स होते हैं, वही तो ओवरलैप करेंगे। जैसे एस और एस हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, 1s1 होती है। तो 1s1 मतलब एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल की शेप ये है। H2 बनाना है तो एक और हाइड्रोजन आएगा, तो एक और हाइड्रोजन भी ऐसा ही आएगा 1s1, तो ये 1s का ये होगा। ये दोनों आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप, ये दोनों आपस में शेयर करके ओवरलैप। यहाँ पे जो बॉन्ड बन गया ये क्या बन गया, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि दो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन का, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन था एक दूसरे वाले हाइड्रोजन का, इन दोनों को ओवरलैप किया, क्या बन गई, दो इलेक्ट्रॉन बन गए, इनका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। नाउ दे आर स्टेबल। ओके, तो बॉन्ड बन गया यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड। तो ये हो गया कि टू फॉर्म ए कोवलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग अकर्स बिटवीन हाफ फील्ड वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स जो हाफ फील्ड होते हैं, हाफ फील्ड का मतलब जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ओवरलैप करते हैं और उनके बीच में फिर बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड। ओके, तो द नेक्स्ट पॉइंट इज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। मोर द ओवरलैपिंग मोर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ द केमिकल बॉन्ड। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं वैसे और ओवरलैपिंग के। फर्स्ट वाला है जैसे ये P और P जब ओवरलैप कर जाए यहाँ,
हो, यहाँ पे एस और एस जब ओवरलैप कर जाए, यहाँ आपका एस और पी भी ओवरलैप कर सकता है। तो अलग अलग एग्जांपल्स में अलग अलग होंगे, आगे देखेंगे एग्जांपल। नेक्स्ट इज कि जब भी ओवरलैपिंग होती है तो दो टाइप के बॉन्ड बनते हैं। कोवलेंट बॉन्ड के ही टाइप है ये, मान लो ये, ठीक है। जब भी ओवरलैपिंग होती है तो दो तरीके से हो सकती है और उससे दो बॉन्ड बनते हैं। कोवलेंट बॉन्ड ही है ये, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड उसको बोलते हैं, नाम दे दिया मतलब अलग अलग। सिग्मा बॉन्ड तब बोलेंगे जब ओवरलैपिंग एक्सिस के अलोंग हो रही हो, एंड टू एंड हो रही हो, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड कौन कौन से ओवरलैपिंग से बन सकता है? एस एस ओवरलैपिंग से। एस एस में मतलब एक ये हाइड्रोजन वाले एग्जांपल है, H प्लस H2 बना, तो एस एस ओवरलैपिंग हुई। एस पी ओवरलैपिंग, एस पी में एग्जांपल है H और F, ठीक है, H और F। F में P आता है लास्ट में वैलेंस शेल में, S और P ओवरलैप करेंगे तो HF का बॉन्ड बनेगा। P और P ओवरलैपिंग से भी हो सकता है थर्ड टाइप, तो ये FF का बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो इन सबको आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के देखोगे, उसके बाद ओवरलैपिंग समझ आ रही है नहीं आ रही ये आप देखोगे। अगर नहीं आ रही है तो देन यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट इज़ द पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कब बनता है? साइड वाइज ओवरलैपिंग से। साइड वाइज मतलब ओवरलैप जो ऑर्बिटल्स हैं वो आपके एक्सिस से ओवरलैप ना करके ऐसे साइड में से ओवरलैप करें। ये भी पी है, ये भी पी है, यहाँ से ओवरलैप हो गया, यहाँ से ओवरलैप हो गया, तो ये बन गया पाई बॉन्ड बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये जब पाई बॉन्ड कब बनेगा, सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा, ये सब आगे के चैप्टर में भी पढ़ना है। सिर्फ अभी ये बताए कि ऐसे पाई बॉन्ड बनता है और ऐसे सिग्मा बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा? जब आपका साइड वाइज, जब आपका एक्सियल टू एक्सियल ओवरलैप करेंगे ऑर्बिटल्स आपस में, ठीक है। उनकी ओरिएंटेशन ऐसे हो कि वो इस हिसाब से ओवरलैप करे, जैसे ये है। ये कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एक्सियल ओवरलैपिंग है। उसके बाद अगर अगर आप देखो कि साइड में ओवरलैप करें तो साइड वाला ओवरलैपिंग का मतलब है कि ये एक ऐसे ऑर्बिटल है, दूसरे वाला जो ऑर्बिटल है वो इसके साथ ऐसे ही आए, तो ये पाई बॉन्ड बनेगा। अब ये कब बनेगा ये आगे देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए ये है कि कोवलेंट बॉन्ड दो टाइप के हो गए, सिग्मा और पाई बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा? सिग्मा होगा, क्योंकि सिग्मा में ज़्यादा ओवरलैपिंग हो पा रही है, पाई में थोड़ा ही ओवरलैप कर पा रहे हैं ऑर्बिटल्स। So okay, thank you.